हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। आज का हमारा सेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बेस्ड है, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या किया कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है उसके अंतर्गत अपन ने क्या किया कि क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है ताकि आपके जो एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी कंसेप्ट मेंशन है उस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत, इस सेशन के अंतर्गत हमारे पास क्या है, असर्शन रीजन वाइज क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इट मीन जो भी एग्जाम के अंतर्गत जिस टाइप की क्वेश्चन पूछी जाती है उसको हमने इसके अंदर सेलेक्ट किया है और क्वेश्चन इस प्रकार से सेलेक्ट किया गया है ताकि आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर जो भी कंसेप्ट लिखा हुआ है उस कंसेप्ट को आप आसानी से और बिल्डअप तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सको और एग्जाम में बेटर स्कोर कर सके। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आपको एनसीईआरटी एक ही बार दो बार पढ़नी चाहिए दोस्तों, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन में जो डाउट आए उस डाउट को क्या करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए कि तब पढ़ना चाहिए कि क्या डाउट आ रहा है, उसके बाद आप डाउट के अनुसार एनसीईआरटी या किसी भी बुक को पढ़ो। आप इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एक मतलब मार्क्स, मतलब बोल सकते हैं अपन मार्क्स इंक्रीज होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाइज क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, असर्शन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें एंड इसका आंसर खुद क्या करें ढूंढे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएं। ओके, तो देखो क्या आया, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि अमोनोटेलिक एनिमल्स नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशंस। जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, क्या उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है क्या, उस ताकि अमोनिया को रिलीज करे। अमोनोटेलिक एनिमल्स उसको बोलते हैं जो अमोनिया को रिलीज करता है। एंड दोस्तों, अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए क्या होता है कि जो भी एनिमल्स होते हैं उसको डाइल्यूट फॉर्म में क्या करते हैं, इसको रखते हैं अमोनिया को, ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो सके और टॉक्सिसिटी इफेक्ट बहुत ही कम है। और इसको निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यह क्या हो, डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो अमोनोटेलिक्स जो एनिमल्स होते हैं, इट मीन जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, वो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे बात करें, रीजन क्या बोला कि अमोनिया इज हाईली सोलुबल एंड कैन डिफ्यूज इजिली अक्रॉस मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि अमोनिया इज हाईली सोलुबल। क्यों हाईली सोलुबल है? क्योंकि इसको एक्सक्रीट करने के लिए भाई साहब यहाँ पे जो एनिमल्स हैं, अमोनोटेलिक एनिमल, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि अमोनिया हाईली सोलुबल होती है। तो बेसिकली रीजन सही है दोस्तों। अमोनिया वाटर के साथ मिलकर के हाईली सोलुबल होकर के अमोनियम आयन बनाते हैं। अमोनियम आयन बॉडी सरफेस से भी, अक्रॉस मेम्ब्रेन से भी एक्सक्रीट हो जाते हैं। ओके, तो रीजन सही है, असर्शन सही है एंड असर्शन एंड रीजन क्या रहा है, दोनों का एक्सप्लेन कर रहा है। तो अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ओके, आगे दोस्तों बात करते हैं। ये बोल रहा है कि यूरियोटेलिज्म इज मोर एनर्जी एक्सपेंसिव देन अमोनोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म एक प्रोसेस है जिसके अंदर यूरिया रिलीज हो जाती है, और अमोनोटेलिज्म मतलब ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू अमोनिया क्या होते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि देखो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट मेनली क्या होते हैं, जो अमोनिया बनता है, इस अमोनिया को क्या होता है, यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं वो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। एंड इस कन्वर्ट करने की जो साइकिल्स होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल्स। बेसिकली वो लीवर के अंदर चलती है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है जो लीवर के अंतर्गत ही पाया जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, जो यूरिया साइकिल्स होता है वे लीवर के अंतर्गत ही होता है। बेसिकली लीवर की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो अमोनिया से यूरिया दोस्त बनता है ना, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए बोलते हैं कि यूरिया का निर्माण में क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए यूरियोटेलिज्म है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनोटेलिज्म के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया। उसके बाद देखो रीजन क्या बोल रहा है कि कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू यूरिया अकॉर्स थ्रू ऑर्निथिन साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा। बिल्कुल सही है कि अमोनिया से जो यूरिया बनता है वो लीवर के अंदर होता है, बेसिकली ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। बेसिकली कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा उसके अंदर होता है, और इससे इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि रीजन सही है, असर्शन सही है एंड रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, इसका जो ऑप्शन क्या होगा, ए इज करेक्ट होगा, बिकॉज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे अपन बात करेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि बर्ड्स आर यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक इट मीन्स व्हाट, कि ये क्या होता है, यूरिक एसिड का सेक्रेशन एक्सक्रीट करते हैं। ओके, तो बर्ड्स जो होते हैं ना दोस्तों, वे बर्ड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, यूरिया का
यूरिक एसिड का सेक्रेशन करती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बर्ड्स क्या होते हैं, यूरिक एसिड का सेक्रेशन करते हैं। ओके, तो बर्ड्स आर यूरिकोटोलिक एनिमल्स हम बोल सकते हैं। रीजन के बारे में बात करते हैं, यूरिक एसिड रिक्वायर्ड मैक्सिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है, तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा यूरिक एसिड को सेमी सॉलिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं जो बर्ड वाले होते हैं। ओके, बर्ड्स पक्षी जो होते हैं वो सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड के फॉर्म में क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जब सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड के फॉर्म में ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट हो रहा है तो इसके अंदर तो वाटर की तो रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होगी ना। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम वाटर फॉर एक्सक्रीशन, मैक्सिमम वाटर के लिए थोड़ी मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि सेमी सॉलिड के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है ना। तो रीजन तो बिल्कुल गलत है भाई साहब। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का एसर्शन तो बिल्कुल सही है भाई साहब। एसर्शन क्या है, एसर्शन बिल्कुल सही है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज ट्रू, इट मींस एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ऑप्शन क्या है, सी इज करेक्ट होगा। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे, ध्यान से पढ़ें। देखो बोल रहा है कि ह्यूमन किडनी प्रोड्यूस हाइपर एस्मोटिक यूरिन कंपेयर टू प्लाज्मा। जो ह्यूमन किडनी होती है क्या हाइपर एस्मोटिक यूरिन क्या प्रोड्यूस करती है? देखो क्या होता है कि ह्यूमन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अंदर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, देखो क्या होता है कि यूरिन हमारे बॉडी से कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिलीज होती है, क्योंकि हमारे जो सेगमेंट होता है जैसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, वहाँ से फिल्ट्रेट से क्या करते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, फिल्ट्रेट आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण जो आप पढ़े होंगे कि ये मेडुला तक आते आते फिल्ट्रेट इसकी ऑस्मोलिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, जबकि कॉर्टेक्स में आप जानते हो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। तो 4 गुना कंसंट्रेटेड हो जाती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारे यूरिन है वो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। जब हाईली कोई भी चीज़ है जो हाईली कंसंट्रेटेड होती है तो उसकी ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इट मीन्स हाइपर ऑस्मोटिक होती है। ओके दोस्तों, तो असर्शन बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे बात करें, रीजन क्या बोल रहा है, द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा स्टेबलाइज और काउंटर करंट मैकेनिज्म। आप जानते हो कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है वो बेसिकली किससे मिलकर बनती है, लूप ऑफ हेनले होता है एंड वासा रेक्टा। एंड दोस्तों ये लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा ही मिलकर के क्या बनाती है, ये यूरिन की कंसंट्रेशन में हेल्प करती है, कंसंट्रेटेड फॉर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो हम बोल सकते हैं रीजन भी सही है एंड रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर क्या होगा, ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों यदि बात करें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 बोल रहा है कि इन डेजर्ट एनिमल्स लूप ऑफ हेनले इज लॉन्गर। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जैसे कि कंगारू की बात की जाए दोस्तों, क्या होता है कि कंगारू जो होते हैं वे क्या होता है, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, कमी होती है। तो क्या कहते हैं वहाँ पे एनिमल्स कुछ इस प्रकार से अडेप्ट होते हैं ताकि उनकी वाटर लॉस बहुत ही कम हो। वाटर लॉस बॉडी में कैसे होती है, यूरिन के थ्रू भी हो सकती है। तो क्या होता है कि यूरिन को हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं ताकि वाटर लॉस बहुत ही कम हो। ओके, तो देखो यूरिन के कंसंट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो क्या होता है, लूप ऑफ हेनले मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग पार्ट होता है, वहाँ से आप जानते हो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो यूरिन होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितना लूप ऑफ हेनले लॉन्गर होगा उतना ही यूरिन क्या होगा, हाईली कंसंट्रेटेड होगा और वाटर लॉस उतना ही कम होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं असर्शन सही है, क्योंकि डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि कंगारू में लूप ऑफ हेनले की लेंथ जो होती है लॉन्गर होती है। रीजन क्या बोल रहा है कि लॉन्गर लूप ऑफ हेनले इंक्रीज द मेडुलरी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कंजर्वेटिव वाटर। एक्चुअल में क्या होता है कि इन जो जितना भी क्या होता है दोस्तों कि लूप ऑफ हेनले जितना लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेट जो यहाँ पे बन रहा है वहाँ से फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब होगा। और रीअब्जॉर्ब ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो मेडुलरी इंटरस्टियम होती है वहाँ के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है। जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा होता है तभी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा यहाँ से। ओके, तो इसलिए रीजन भी सही है एंड रीजन जो क्या है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो जो 5th नंबर क्वेश्चन है उसका भी क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए असर्शन। ओके, आगे हम बात करेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है
कि एंजियोटेंसिनोजन 2 इंक्रीज ब्लड प्रेशर्स। आप रास मैकेनिज्म जानते हो, जो एंजियोटेंसिनोजन 2 होता है ना, एक पावरफुल बेसो कंस्ट्रिक्टर होता है। अब देखो कोई भी ब्लड वेसल्स की यदि डायमीटर को आप यदि क्या करो डिक्रीज कर दो तो उसकी क्या होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो के कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोलता है, इट कॉज बेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन। पहली बात है बेसोडाइलेशन तो कराता नहीं है, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड इज अ पावरफुल बेसो कंस्ट्रिक्टर नॉट बेसो डायलेटर। तो रीजन बिल्कुल रॉन्ग है भाई साहब। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन इज फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो जो एंजियोटेंसिन होता है ना दोस्तों, क्या होता है, वो क्या होता है, पावरफुल बेसो कंस्ट्रिक्टर होती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, हमारे पास जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एट्रियल नेटिव फैक्टर ANF डिक्रीज ब्लड प्रेशर। आप जानते हो जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, कि जो हार्ट का एट्रिया वाला पार्ट होता है वो ANF को रिलीज करता है, और ANF क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है रास्ट का। रास मैकेनिज्म जो होती है उसका एंटागोनिस्ट मतलब अपोजिट काम करता है, और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करा देता है। अब कैसे ब्लड प्रेशर डिक्रीज कराता है, वो रीजन में देखो क्या बोल रहा है। रीजन के बारे में थोड़ा बात करें। ANF प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। एक्चुअल में क्या होता है कि ANF कैसे ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो कैसे करता है कि प्रमोट सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। कैसे, जैसे कि हमारे पास ये तो नेफ्रॉन का पार्ट होता है, तो सोडियम एंड वाटर का एक्सक्रीशन करा देता है। इट मीन जब एक्सक्रीशन होती है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत फिल्टर के अंतर्गत जाता है कोई भी चीजें, तो ब्लड की जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, जो ब्लड वॉल्यूम होता है, वो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब दोस्तों ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। तो रीजन भी सही है एंड असर्शन भी सही है। एंड दोस्तों रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। हम बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए इज करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, यदि मैं आगे बात करूं, देखो आगे 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8th नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन ग्लोमेरुलस इज एन एक्टिव प्रोसेस। आप जानते हो मैंने क्या किया कि जो फिल्ट्रेशन, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, बेसिकली जो GFR के अंतर्गत ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, वो पैसिव प्रोसेस होती है। क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होता है ना, वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, ना कि यहाँ पे ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो असर्शन बिल्कुल सही है, नहीं है क्या, असर्शन बिल्कुल गलत है। तो क्यों, क्योंकि एक्चुअल में जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ना दोस्तों, वह पैसिव होता है, नॉट कि एक्टिव। पैसिव इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है ना, वे क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, रीजन बोलते हैं कि इट अकर्स ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएटेड बाय द एफरेंट आर्टेरियल्स। ये बिल्कुल रीजन सही है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स एफरेंट आर्टेरियल क्या करती है, जनरेट करती है, जिसके कारण तो मतलब क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट रीजन बिल्कुल क्या है, सही है, बट असर्शन बिल्कुल गलत है। रीजन इसलिए सही है क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के और भी प्रेशर्स होती है, कैप्सुलर प्रेशर, अंकोटिक प्रेशर्स, उसके कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन होती है। तो रीजन सही है बट असर्शन फॉल्स। ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे दोस्तों मैं बात करता हूं। देखो हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि पोडोसाइट फॉर्म फिल्ट्रेशन एस्लेट इन बोमेंस कैप्सूल। एक्चुअल में दोस्तों देखा जाए तो हमारे पास जो बोमेंस कैप्सूल होती है, बोमेंस कैप्सूल, ये मैं बोमेंस कैप्सूल का आपके पास सामने डायग्राम बना रहा हूँ। ये क्या होता है, जो ए लेयर होती है ना, ये जो इंटरनल लेयर होती है, इसको बोलते हैं आउटर लेयर। ये आउटर लेयर होती है, एक इंटरनल लेयर होती है। यहाँ पे जो सेल्स होती है वो पोडोसाइट से बने होते हैं, एंड दो पोडोसाइट के बिटवीन में जो स्लिट होती है उसको बोलते हैं स्लिट पोर, जो पोडोसाइट के बिटवीन में होती है। तो बोल सकते हो पोडोसाइट फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट इन द बोमेंस कैप्सूल। बिल्कुल सही बात है कि जो पोडोसाइट यहाँ पे सेल्स होती है ना, इनके बिटवीन जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं स्लिट पोर या फिल्ट्रेशन पोर्स। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में दोस्तों यदि हम बात करें, रीजन क्या बोला है, दे अलाउ पासेस ऑफ लार्ज प्रोटीन इन नेफ्रॉन फिल्ट्रेट। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि ये जो स्लिट पोर होते हैं ना, वे लार्ज प्रोटीन को तो जाने ही नहीं देते भाई साहब, लार्ज प्रोटीन को तो जाने ही नहीं देते। तो रीजन बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, असर्शन सही है। तो असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज
फॉल्स। सो तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको देखो मैं बता दिया हूं पहले, तो हमने सभी क्वेश्चन को क्या किया, एनसीईआरटी से ही फेम किया, एनसीईआरटी से ही फेम किया है। और आप यदि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन मैं वादा करता हूं कि आपको क्लियर कट समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चन फेम होते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखो 10th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। एक्चुअली मैं जानता हूं कि नेफ्रॉन का जो क्या होते हैं डीसीटी पार्ट होती है एंड कलेक्टिंग डक्ट पार्ट होता है, वो क्या होता है एडीएच, इट मींस वैसोप्रेसिन, इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। या क्या कहता है एक्ट करता है वहां पे, वहां से जैसे कि मान चलो ये क्या होगा, ये मान लो एडीसीटी हुआ, एक कलेक्टिंग डक्ट हुआ, तो क्या हुआ जो एडीएच होता है ना यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे करेगा, यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करा देता है। तो एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, एडीएच क्या करता है कि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ओके, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहा है कि इट इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर। इट मीन देखो जब क्या होता है कि एडीएच कलेक्टिंग डक्ट पे वर्क करता है ना, तो वाटर की बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो हम क्या नहीं कर सकते कि परमेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है। वहां पे पीसी, यहाँ पे डीसीटी की एक बात है, बट यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, तो बिल्कुल सही है, ये भी क्या है सही है। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, एंड रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो क्या होगा आंसर होगा, क्या ये होगा। कैसे भाई साहब, देखो ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो बिल्कुल सही है, इसका 10th नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों यदि मैं बात करूं, देखो 11th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोला कि द यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इंसिपिडस इज हाइपर एस्मोटिक। एक्चुअल में क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, देखो डायबिटीज इंसिपिडस तब होती है जब एडीएच जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। ध्यान रहे, डायबिटीज इंसिपिडस तब होती है जब एडीएच का सिक्रेशन कम होती है। अब अभी हमने बताया क्वेश्चन नंबर, ये सब एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है भाई साहब। ये क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर मैंने बताया कि एडीएच क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का फ्रॉम कहां से, डीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। अब देखो क्या हुआ कि यहाँ पे एडीएच का सिक्रेशन जैसे दोस्तों कम हुई तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इट मींस फिल्ट्रेट जो बनेंगे वो डाइल्यूट होंगे ना। यूरिन क्या, यूरिन के अंतर्गत क्या होता है लॉस ऑफ वाटर, यूरिन के अंतर्गत वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, तो यूरिन हाइपर एस्मोटिक होकर हाइपोएस्मोटिक होगा। वो हाइपोएस्मोटिक होगा ना क्योंकि यूरिन के अंदर वाटर की मात्रा ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एडीएच की कमी है। एडीएच की क्या करता है, एडीएच तो रीअब्जॉर्प्शन वाटर कराता है ना। जब रीअब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही तो यूरिन के अंतर्गत जो वाटर की मात्रा ज़्यादा होगी ना, तो यूरिन हाइपोएस्मोटिक होगा, न कि हाइपर एस्मोटिक। तो असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है। आगे अपन बात करेंगे, दिस अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। बिल्कुल सही बात है कि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की डेफिशिएंसी के कारण होती है, तो रीजन सही है बट असर्शन इज रॉन्ग। सो द असर्शन इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाई, द असर्शन क्या है, असर्शन तो रॉन्ग है। ओके, आगे अपन बात कर, समझ में आया ना भाई साहब। देखो हमने एक एक एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन को बनाया हुआ है। ओके, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में यदि बात करते हैं दोस्तों, ये बोल रहा है कि यूरिक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आप देखो रेप्टाइल्स होते हैं, जो क्या हुआ रेप्टाइल्स है, क्या है रेप्टाइल्स है, और क्या है बर्ड्स है। उसके अंतर्गत क्या होता है, रेप्टाइल्स जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की कंजर्वेशन होती है। ओके, बोल रहा है रीजन कहता है, असर्शन तो बिल्कुल सही भाई साहब। रेप्टाइल्स एंड बर्ड है, उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है, क्या होती है भाई साहब, क्या होती है, क्या होती है यूरिक एसिड होती है। ओके, आगे बात करेंगे, रीजन क्या बोल रहा है कि यूरिक एसिड एक्सक्रीशन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। बिल्कुल सही बात है कि यूरिक एसिड का सिक्रेशन इसलिए ही होता है ताकि हमें वाटर की कंजर्वेशन करानी होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। द क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, देखो असर्शन क्या बोल रहा है कि क्रिएटिनिन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द किडनी फंक्शन। बिल्कुल सही बात है। जो क्रिएटिनिन होता है ना दोस्तों, जो यह क्रिएटिनिन होता है वो जीएफआर के इक्विवेलेंट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो क्रिएटिनिन है, क्या क्रिएटिनिन एक गुड इंडिकेटर है किसकी, किडनी फंक्शन की। किडनी फंक्शन की क्या है, गुड इंडिकेटर है। ओके बात आगे देखो क्या बोल रहा है कि क्रिएटिनिन इज रीअब्जॉर्ब एंड सीक्रेटेड इन नेफ्रॉन। सबसे पहली बात
क्रिएटिनिन होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। क्या क्रिएटिनिन होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज करेक्ट। तो क्या होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे दोस्तों यदि बात करें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 के अंतर्गत यदि बात की जाए दोस्तों, ये क्या बोल रहा है, देखो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर डिक्रीज व्हेन एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्टेड। एक्चुअल में क्या होता है, देखो हमारे पास ये जो बोमेंस कैप्सूल है, ध्यान से देखना, जो हमारे पास एक बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये हमारे पास बोमेंस कैप्सूल है, ओके। आगे देखो इससे क्या होता है, यहां से एफरेंट आर्टेरियोल आता है। एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है, ब्लड लाता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल हो, इफरेंट आर्टेरियोल होगा। अब मान लो एफरेंट आर्टेरियोल मैंने बना दिया, अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, रीनल आर्टरी से आ रहा है, यहाँ पे रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टेरियोल से होते हुए यहाँ पे ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आया। अब देखो यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेट हो रहा है, जिसको अपन जीएफआर बोलते हैं, सिंपल टर्म्स में मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो इसकी डायमीटर को यदि डिक्रीज करोगे तो ब्लड आना कम हो जाएगा ना, तो जीएफआर ओबीसी कम हो जाएगा। वही बात है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर डिक्रीज व्हेन एफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोलता है, कंस्ट्रिक्शन डिक्रीज ब्लड फ्लो इनटू द ग्लोमेरुलस, बिल्कुल सही बात है। यदि आप कंस्ट्रिक्शन करोगे एफरेंट आर्टेरियोल के अंतर्गत तो उसकी डायमीटर कम हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो जो ग्लोमेरुलस तक हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए बोल सकते हैं कि रीजन भी सही है। एंड रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए अपन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ए इज करेक्ट। इट मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, थोड़ी सी बात करते हैं। देखो क्या आ रहा है, कहता है कि रेनिन कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिनोजन 1। क्या करता है कि रेनिन जो होता है, बेसिकली जानते हो रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट कर देता है कौन, रेनिन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये तो असर्शन बिल्कुल सही है, राज का स्टेप है, मैं पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, ओके। आगे बात करें, एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो रीजन के बारे में यदि बात की जाए दोस्तों, ये बोला कि एंजियोटेंसिनोजन इज एंजियोटेंसिन 1 is converted into angiotensinogen 2 by angiotensin converting enzyme ACE। जो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है वे लंग से रिलीज होता है और क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात, रीजन भी सही है। एंड देखो ये रास का स्टेप है भाई साहब, तो एक स्टेप दूसरे के स्टेप के बिना क्या होता है, नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि रीजन इज क्या, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो बोथ assertion and reason is true and reason is the correct explanation of A, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, थोड़ा सा बात करते हैं, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, भी assertion एंड रीजन वाइज क्वेश्चन है। assertion क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि इन एक्वेटिक एम्फीबियंस यूरिया इज द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्चुअल में ये बताओ, जो क्या होता है कि एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं वहां पे यूरिया थोड़ी होती है भाई साहब, वहां पे तो अमोनिया होती है, क्योंकि वहां पे तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। तो वहां पे क्या एनिमल अमोनिया को ही रिलीज कर देता है। क्यों वहां पे यूरिया बनाए भाई साहब, क्यों एनर्जी को खर्च करना है, उतनी मेहनत कैसे करनी है, अमोनिया को ही रिलीज करते हो। तो असर्शन तो बिल्कुल रॉन्ग है भाई साहब। बट रीजन बात करें, रीजन के बारे में यदि बात की जाए दोस्तों, तो क्या बोल रहा है कि दे स्विच फ्रॉम यूरियोटेलिज्म टू अमोनोटेलिज्म डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि एम्फीबियंस के बारे में यदि बात की जाए, तो एम्फीबियंस के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मात को एक्वेटिक जैसे कि एक्वेटिक स्टेज में यदि बात की जाए, एक्वेटिक स्टेज में जैसे कि टेडपोल। अब एक एक्वेटिक स्टेज में टेडपोल क्या करता है, ये अमोनिया को रिलीज करता है, अमोनिया का रिलीज करता है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा है। ओके, बट वही टेरेस्ट्रियल में बात की जाए ना दोस्तों, टेरेस्ट्रियल में जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल में वहाँ पे यूरिया रिलीज जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये स्विच कर जाते हैं इन्वायरमेंट एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल में, जैसे चेंज हुआ वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो रीजन तो सही है, बट असर्शन बिल्कुल गलत है भाई साहब। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स एंड
assertion इज फॉल्स एंड बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में आया। आगे अपन बात करें दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यूरियोटेलिज्म इज मोस्ट कॉमन इन कार्टिलेजिनस फिश। क्या बात करें, जो कार्टिलेजिनस फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश होती है, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिश का एग्जांपल मैं बताऊं दोस्तों, आप याद करो एनसीईआरटी के अंतर्गत गिवन भी होगा, जैसे कि सार्क, सार्क के बारे में बात किया, सार्क हो गया, डॉग फिश हुआ, डॉग फिश, ये क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होते हैं। एंड जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, वे क्या होती है, यूरिया को रिलीज करती है एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एंड दोस्तों जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको तो यूरियोटेलिज्म ही बोलते हैं ना, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। बट रीजन के बारे में बात करें क्या, बट रीजन के बारे में दोस्तों यदि बात की जाए, रीजन क्या बोला कि यूरिया हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस इन मरीन एनवायरनमेंट। एक्चुअली में बात करें जो मरीन इन्वायरमेंट होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझो। जो मरीन इन्वायरमेंट है, जैसे कि मान चलो ये फिश है, ठीक है, यहाँ पे सराउंडिंग में मरीन इन्वायरमेंट है, तो देखो क्या है, यहाँ पे साल्ट है भाई साहब। अब साल्ट है तो इसकी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है कि जो फिश है ना अपने अंदर ब्लड के अंतर्गत यूरिया की कंसंट्रेशन भी बढ़ा लेती है, ताकि जो क्या हुआ कि यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस रहे, वाटर का डिहाइड्रेशन भी ना हो, वाटर का गेन भी नहीं हो। जानते हो डिहाइड्रेशन है हो जाएगा तभी भी हानि होगा फिश को, इसके अंदर तो वाटर का इनफ्लक्स हो जाए तभी ये स्वेलिंग करके बस्टिंग हो जाएगा, तभी भी हानि है। तो इसलिए क्या करते हैं, यूरिया हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। तो रीजन भी सही है एंड असर्शन भी सही है। एंड रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे दोस्तों अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus JGA इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या होता है कि जो JGA होता है ना, JGA वो किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है, आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में बात करें, रीजन क्या बोल रहा है, JGA रिलीज एरिथ्रोपोइटिन फॉर RBC प्रोडक्शन। एक्चुअल में क्या होता है कि JGA क्या होता है, JGA देखो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में JGA क्या करता है, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करा देता है ताकि RBC की प्रोडक्शन हो सके। बिल्कुल सही बात है कि JGA हेल्प करता है एरिथ्रोपोइसिस जो होती है उसमें हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइटिन का रिलीज कराने में भी हेल्प करता है। जब एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होती है तो RBC का प्रोडक्शन होता है, आप जानते हो। तो हम बोल सकते हैं असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्चुअली में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रीजन मतलब क्या होता है, जैसे कि किडनी फंक्शन में हेल्प कर रहा है, जो एरिथ्रोपोइटिन हेल्प कर रहा है किडनी फंक्शन में, तो ऐसा अपन कुछ नहीं कर सकते। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। बट ये मैं बोल सकता हूं कि JGA क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करती है, ओके, और असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ओके। आगे अपन बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि काउंटर करंट सिस्टम्स ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व बोथ लूप ऑफ हेनले एंड वासर एक्ट। आप जानते हो कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है दोस्तों, वे लूप ऑफ हेनले एंड वासर एक्ट से बनी होती है, तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो बोल रहा है कि द सिस्टम हेल्प इन मेंटेनिंग मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल बात है भाई साहब, मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में भी हेल्प करता है भाई साहब। तो रीजन सही है भाई साहब, असर्शन भी सही है। रीजन क्या है, रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है भाई साहब। और क्या कर रहा है कि रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों। तो आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 90 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। आगे बात करेंगे दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, असर्शन देखो क्या बोल रहा है कि असर्शन बोल रहा है कि इन मैमल्स यूरिया साइकिल्स अकर इन द लीवर। बिल्कुल सही बात है, यूरिया साइकिल इट मींस ऑर्निथिन साइकिल्स लीवर के अंतर्गत होती है, मैमल के अंतर्गत, क्योंकि एक स्पेसिफिक एंजाइम लीवर के अंतर्गत ही पाई जाती है जो ऑर्निथिन साइकिल में रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम। उसके बाद मैं बात करूँ लीवर के अंतर्गत स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस साइटोप्लाज्मा के अंतर्गत ये ऑर्निथिन साइकिल चलती है, ओके। रीजन क्या बोल रहा है दोस्तों, रीजन देखो क्या बोल रहा है कि इट रिक्वायर ATP एंड इज पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया एंड पार्शियली साइटोप्लाज्मा। अभी अपने एक क्वेश्चन भी कराए थे कि यूरियोटेलिज्म और मोनोटेलिज्म के रेस्पेक्ट में एनर्जी एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ATP की तो रिक्वायरमेंट होती है ना अमोनिया से यूरिया को बनाने में। तो रीजन सही एंड रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
क्या, असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया, 20 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया है 29 मिनट्स के अंतर्गत। हमने क्या किया, इसके अंतर्गत असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है 20 क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अपन बात करेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमने इसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड मैच अप दी फ्लोइंग क्वेश्चन को भी हमने इंक्लूड किया है। तो अपन अपन क्या करते हैं, थोड़े से पानी पी लेते हैं भाई साहब, उसके बाद स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं और फिर बताऊंगा, हमेशा बताऊंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी होती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप ध्यान से सुनो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो फिर कल परसों भूल जाते हो, लेकिन यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो डाउट है उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसे क्लियर करोगे। मैं बताऊंगा कहाँ क्या क्या आप मिस्टेक करोगे इसके बारे में भी। तो क्या होता है कि उससे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग होती है और आप भूलते नहीं हो। तो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जरूरी। ओके, और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज्यादा फोकस करता हूं। तो चलिए, हमारे पास 21 नंबर का जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, आप उसकी सीरीज पढ़ रही है। अब बोले देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि अ मोनोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल एज इट इज लाइन हमने यहाँ पे कॉपी किया है। जो अमोनोटेलिक एनिमल होते हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, आप जानते हो। अब अमोनिया क्या होता है, ये हाई टॉक्सिक होता है, इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और अमोनिया वाटर से बाइंड होकर अमोनियम आयन बनाता है। और अमोनियम आयन दोस्तों हमारी बॉडी स्किन से आसानी से क्या होता है, एक्सक्रीट होते हैं, और गिल्स के थ्रू भी एक्सक्रीट हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी की डिटो लाइन है। ओके, आगे अपन बात करेंगे स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सक्रीशन इन फ्रेश वाटर फिशेस। बिल्कुल सही बात है कि किडनी क्या होता है, कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, ताकि वो क्या करे, रोल नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सक्रीशन इन फ्रेश वाटर फिश। एक्चुअली किसका एक्सक्रीशन की बात हो रही है, यहाँ पे अमोनिया के एक्सक्रीशन की बात हो रही है। ओके, तो किडनी अमोनिया के एक्सक्रीशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे अपन बात करें दोस्तों, हमारे पास देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। देखो स्टेटमेंट 1 ये बोल रहा है कि मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल्स, एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस एक्सक्रीट यूरिया एंड कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल्स। मैमल्स जो होते हैं, जैसे कि हम लोग यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, टेरेस्ट्रियल पे है तो वाटर की कमी है तो यूरिया एक्सक्रीट होगी ही। एम्फीबियंस जो है, मरीन फिशेस है, मरीन फिशेस में भी पानी की कमी होती है भाई, क्योंकि साल्टी है ना चारों ओर, इसलिए यूरिया के एक्सक्रीशन होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे अपन बात करें दोस्तों स्टेटमेंट 2 के बारे में यदि बात करें तो यूरिया आर प्रोड्यूस इन एवरी सेल्स ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। क्या होता है यूरिया, ये बोल रहा है कि यूरिया आर प्रोड्यूस इन एवरी सेल्स ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बट वहां पे यूरिया की जगह अमोनिया लिखा है, क्योंकि अमोनिया हर एक बॉडी में बनता है, तो यहाँ पे अमोनिया होगा ना कि यूरिया। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। तो इसका क्या, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारे चैनल पे कर लो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। देखो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है कि किडनी आर डार्क ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक टू लास्ट लंबर वर्टिब्रा। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बट कंफ्यूजन क्या है कि जो किडनी का सिचुएशन होता है, मतलब कहाँ सिचुएटेड होती है, लास्ट थोरेसिक से क्या होती है लास्ट लंबर तक नहीं, T12 से L3 के बिटवीन में हमारा किडनी होता है, और हमारा लंबर होता है 5, तो लास्ट लंबर नहीं L3 तक होता है। यहाँ पे लास्ट लंबर लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या हुआ, गलत हो गया। आगे देखो क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से कि ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन्स
ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट वुमेन्स मेजर 10 से 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर इन वेट, 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड एवरेज वेट क्या होता है 120 से 170 ग्राम। तो देखो क्या होता है 10 से 12 तो सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी क्या होती है थिकनेस होती है। याद करने का तरीका देखो 2 और 3 5 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो 5 है, ठीक है 5 7 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो 12 है। तो एक लॉजिक लगाकर याद कर सकते हो। इसका एवरेज वेट क्या होती है 120 से 170 ग्राम। तो स्टेटमेंट 2 सही है, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट 1 कर रहा है इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बोल रहा है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, यदि आगे बात की जाए, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये भी है। बोला कि इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, एन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एट अ रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टिनी। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की ये लाइन है कि जो हमारा किडनी होता है, किडनी के 2 पार्ट होते हैं। एक तो बोलते हैं आउटर वाला पार्ट जो होता है क्या कॉर्टेक्स होता है, जो इनर वाला पार्ट होता है दोस्तों क्या बोलते हैं उसको मेडुला बोलते हैं। एंड दोस्तों क्या होता है कि मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होती है, 8 से 12 मेडुलरी पिरामिड्स होती है एंड इनके बिटवीन में कॉर्टेक्स का पार्ट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं देखो यहाँ पे क्या लिखा हो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी या कॉलम ऑफ बर्टिनी। तो स्टेटमेंट 1 इज बिल्कुल करेक्ट है। आगे स्टेटमेंट 2 के बारे में यदि दोस्तों बात की जाए तो ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो कि बोथ किडनी हैव नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन। क्या बोलते हो, देखो एनसीईआरटी के अंतर्गत ये भी मेंशन है, पर ट्विस्ट यहाँ पे यह है कि यहाँ पे बोथ किडनी के पास नहीं, सिंगल ईच किडनी के पास 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। तो ईच किडनी के, ना कि बोथ किडनी के। तो यहाँ पे बोथ किडनी है, इसलिए क्या हुआ रॉन्ग हुआ। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो क्या हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 24 होगा उसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है, थोड़ा लॉजिक समझिए कि कैसे कैसे स्टेटमेंट को आपके सामने घुमाया जा सकता है। तो प्लीज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तब एनसीईआरटी को पढ़े, ताकि आपके माइंड में, आपके खोपड़ा में थोड़ा ज्यादा घुसे। ओके, आगे बात करेंगे, हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कुछ स्टेटमेंट है, वहां पे कौन से सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो पढ़ो, स्टेटमेंट 1 के अंतर्गत क्या बोल रहा है कि बोमेन्स कैप्सूल अलोंग विथ ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड मेल्फिगिन बॉडी और रीनल कार्पस्कल। बिल्कुल सही बात है, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस मिलकर के क्या बनाते हैं मेल्फिगिन बॉडी या रीनल कार्पस्कल बनाते हैं, एनसीईआरटी के अंतर्गत मेंशन है। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। आगे बात करेंगे, पीसीटी इज द कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। बिल्कुल सही बात है कि पीसीटी क्या होती है, एक कन्वोल्यूटेड पार्ट होती है नेफ्रॉन की। ओके, आगे बात करते हैं, मेल्फिगियन कार्पस्कल, पीसीटी एंड हैनले लूप ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। आप जानते हो किडनी की 2 पार्ट होती है, एक तो कॉर्टिकल वाला होता है, एक होता है मेडुला के अंतर्गत। तो कॉर्टिकल के अंतर्गत बोमेन्स कैप्सूल होती है, पीसीटी होती है, डीसीटी होती है, ना कि लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले तो मेडुला के अंतर्गत होता है ना, इसलिए स्टेटमेंट सी इज द इनकरेक्ट। ओके, आगे बात करके डी के अंतर्गत, इन जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन द लूप ऑफ हैनले इज वेरी लॉन्ग एंड ड्रॉन डीप इनटू द मेडुला। जक्स्टा मेडुलरी क्या होता है, एक तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, एक मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है। मेडुलरी नेफ्रॉन उसको बोलते हैं जो मेडुला तक उसके लूप ऑफ हैनले होते हैं। जब मेडुला तक लूप ऑफ हैनले होता है ना, तो भी सी बात है, ये क्या होता है लूप ऑफ हैनले लॉन्गर होती है एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, मेडुला तक जाती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। ओके, आगे बात करें ई के बारे में यदि बात करें तो देखो क्या बोल रहा है कि अ माइन्यूट वेसल्स ऑफ अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क रन पैरेलल टू हैनले लूप कॉल्ड वासा रेक्टा। बिल्कुल सही बात है, तो एनसीईआरटी की लाइन है भाई साहब। तो ए बी डी ई इज द करेक्ट, ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकते हैं, तो प्लीज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको थ्योरी को पढ़ो। ओके, एनसीईआरटी बेसिकली थ्योरी एनसीईआरटी। ओके,
आगे बात करें दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात है। ये बोल रहा है कि वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रेड्यूस इन अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। एक्चुअली में कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंतर्गत क्या होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनले बहुत ही छोटा होती है, इसलिए वासा रेक्टा या तो अब्सेंट होती है या हाईली रेड्यूस होती है। एनसीईआरटी आपको ऐसे ही बोलते हैं और ऐसा सही है। तो स्टेटमेंट ए, इट मीन स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट। ओके, बी के बारे में बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फिल्ट्रेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन विच इज कैरी आउट बाय ग्लोमेरुलस। क्या, ध्यान से देखो, मैं बताऊंगी कि यदि आपको ये ऑप्शन बी के बारे में जो स्टेटमेंट बी है बताओ सही है कि गलत है। आधी जनता बताएगी सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़े नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़े नहीं हो, पढ़े हो, बट आपकी माइंड ही काम नहीं कर रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करो। वहाँ पे एक्चुअली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है ना कि यूरिन, यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना कि यूरिन का, इसलिए बी इनकरेक्ट है दोस्त। उसके बाद देखो, एन एवरेज 11 से 12 ml यूरिन इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। फिर वही बात, यहाँ पे देखो यूरिन लगा दिया, एनसीईआरटी की डिटो लाइन है, बट यहाँ पे यूरिन लगा दिया, बट यहाँ पे होगा क्या, ब्लड 11 से 12 ml। कार्डिक आउटपुट का 1/5 पोर्शन फिल्टरेट होता है 1 मिनट के अंतर्गत पर मिनट, तो ये बिल्कुल गलत है, सी भी गलत है। आगे बात करो, डी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 का डी क्या बोल रहा है, देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज 1/5 ऑफ द कार्डिक आउटपुट ऑफ ईच वेंट्रिकल। कार्डिक आउटपुट ऑफ द ईच वेंट्रिकल 26 का सी देखो, सी और सॉरी हाँ सी। डी क्या बोल रहा है, डी ध्यान देखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज द 1/5 ऑफ द कार्डिक आउटपुट ऑफ ईच वेंट्रिकल। ये क्या है, सही है। अभी हमने बताया ना कि 1/5 होता है कार्डिक आउटपुट, क्या 5000 से 6000 लीटर होता है ना, तो 1/5 होगा, डी तो सही है। आगे देखो क्या बोल रहा है कि कहता है कि द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर कॉल्ड पोडोसाइट्स, दे आर अरेंज इंट्रिकेटली, क्या बोलते हैं भाई, इंट्रिकेटली सो लिव सम स्लिट पोर। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो क्या होते हैं कि एपिथेलियल सेल होती है, जो एक ग्लोमेरुलस हुआ, इसके अंदर जो यहाँ पे जो इंटरनल पार्ट होता है, यहाँ पे पोडोसाइट पाई जाती है, और पोडोसाइट इस प्रकार से अरेंज होता है कि इनके बीटवीन में एक स्लिट पोर पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है। तो ए डी, अब देखो कौन कौन सी सही है, ए सही है, डी सही है और ई सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में थोड़ी सी बात करो। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि JGA is a special sensitive region formed by cellular modification in PCT and the efferent arteriole at the location of their contact। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सेल्यूलर मॉडिफिकेशन डीसीटी को होता है, पीसीटी का नहीं होता है। एनसीईआरटी के अंतर्गत मेंशन है, तो स्टेटमेंट ए इज द इनकरेक्ट हो गया भाई साहब। ओके, बी के बारे में देखो क्या बोला है कि अ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरफॉर जीएफआर बैक टू नॉर्मल। ध्यान से देखो, ये क्या है, 27 के अंदर जो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताओ। ये भी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, और आप पढ़ोगे तो बोलोगे करेक्ट है, बट इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पर रेनिन, यहाँ पे देखो RENIN यहाँ पर दिया, बट इसका अलग सेंस होता है। यहाँ वहां पे जो रिलीज होता है RELLIN, ये रेनिन होता है, इसलिए क्या हुआ, ये गलत हो गया, समझे कि नहीं। तो इसका देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल देखो यहाँ पे RENIN और RENNIN ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, और मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देखो जा करके। उसके बाद देखो कर बोल रहा है कि नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे हैज टू बी रीअब्जॉर्ब बाय रेनिनल ट्यूब्यूल, दिस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। बिल्कुल सही बात है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। ओके, बोल रहा है कि डी देखो क्या बोला है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड Na+ आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवली होता है। वेयर नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑब्जर्व पैसिवली। बिल्कुल सही बात है भाई। उसके देखो ई क्या बोला कि ट्यूबुलर सिक्रेशन हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। बिल्कुल सही बात है कि ट्यूबुलर जो सिक्रेशंस होती है, जैसे कि Na और H+ हुआ, NH3 हुआ, K+ का सिक्रेशन, वो आयनिक बैलेंस एंड pH बैलेंस में भी हेल्प करता है। तो देखो ई सही है, हमारे पास क्या क्या सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही है। तो देखो क्या, CDE ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछी जाती है। आगे अपन बात करें 28 नंबर के बारे में। देखो
28 नंबर दोस्तों क्या बोल रहा है कि देखो असर्शन एंड रीजन वाला फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है। बोला कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द पीसीटी ड्यूरिंग यूरिन फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशंस। ओके, आप जानते हो कि जो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी के अंतर्गत ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि पीसीटी इज हाईली क्वाइल्ड पार्ट विच इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कंटेनिंग अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जो ब्रश बॉर्डर होती है ना, वे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने के कारण दोस्तों क्या होता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, सो द ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे दोस्तों बात करें 29 नंबर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये बोला कि असर्शन एंड रीजन वाला भी क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है कि हैनले लूप्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ, अब मैं शॉर्ट्स वीडियो भी इसके ऊपर डाल चुका हूं, तो प्लीज इसके कंसेप्ट को जाकर पढ़े वहां से। ओके, तो असर्शन सही है। क्या बोला? रीजन क्या बोला कि रास लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। बिल्कुल सही बात है कि रास क्या होता है कि क्या करता है, इंक्रीज करता है, जीएफआर के इंक्रीज कर देता है, और ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ओके, तो क्या होता है, बट देखो क्या होता है कि ऐसा रीजन क्या करता है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं कर रहा है। रीजन सही है, मैं मानता हूँ, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसलिए इफ असर्शन एंड आर बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, इट मींस असर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, 30 नंबर क्या होते हैं, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। बिल्कुल सही बात है कि एएनएफ क्या होता है कि एंटागोनिस्ट होता है रास का, और रास का एक चेक पॉइंट होता है, क्योंकि रास क्या करता है भाई साहब, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अब देखो ब्लड प्रेशर बढ़ती जाए तो डेंजरस है ना, इसलिए एएनएफ क्या करता है, उसको चेकअप करता है, यदि ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको डिक्रीज भी करा देता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। कैसे? इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ इज कॉज द वेसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल देयरबाय डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। बिल्कुल ब्लड प्रेशर डिक्रीज करा देता है, तो रीजन सही है, एंड असर्शन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या रीजन क्या कर रहा है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, हमने 20 क्वेश्चन क्या किया, असर्शन एंड रीजन वाला किया, उसके बाद और भी क्या किया, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन किया। हमने असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे इसका मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में, क्योंकि हमने बोला कि जितने भी डिफरेंट टाइप की इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अपन ने क्या किया, फेम करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम धनंजय यादव एम्स वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको मैक्सिमम PDF मिलेगी जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके और अपने कंसेप्ट को क्या कर सके, बिल्डअप कर सके। तो आगे अपन बात करेंगे, देखो क्या होगा हमारे पास, क्या होता है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मैच नेफ्रॉन पार्ट विथ एपिथेलियल टाइप। एनसीईआरटी का एक मतलब फिगर 19.2 से बनाया गया है इस क्वेश्चन को। देखो कॉलम 1 के अंतर्गत नेफ्रॉन का पार्ट दिया हुआ, कॉलम 2 के अंतर्गत एपिथेलियल का पार्ट दिया हुआ। आप जानते हो जो बोमेंस कैप्सूल होती है, किसके, जो बोमेंस कैप्सूल का पैराइटल लेयर, देखो क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या होगा भाई साहब, ये हुआ बोमेंस कैप्सूल। ये क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये पैराइटल लेयर होती है, ये पैराइटल लेयर होती है, ये होता है विसरल लेयर, सॉरी, ये क्या होता है, दूर वाला ये क्या होता है, पैराइटल होता है, ये होता है विसरल। ये क्या होता है, विसरल होता है, ये पैराइटल जो लेयर होती है वो स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है, जबकि विसरल्स होती है ना वो पोडोसाइट से यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, तो पैराइटल लेयर क्या होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन है, आप वहां पे पढ़ो। उसके बाद देखो पीसीटी क्या होता है, पीसीटी पे क्या होता है, सिंपल क्यूबॉइडल विथ ब्रश बॉर्डर। यहाँ पे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस भी पाई जाती है, जिसके कारण क्या होती है कि सरफेस एरिया बढ़ जाती है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है यहीं पे, एमआर मतलब मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। ओके, तो ए क्या हुआ, ए, बी का क्या हुआ, सेकंड। ओके, सी के बारे में यदि बात करें, लूप ऑफ हेनले का थीन पार्ट्स, थीन सेगमेंट होती है, वो भी क्या होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तबकि कलेक्टिंग डक्ट की बात कीजिए तो क्यूबॉइडल और टू कोलुमनर, डिपेंड अपन लोकेशन, क्यूबॉइडल और कोलुमनर से मिलकर बनी होती है। तो ए का क्या हुआ, 1 हो गया, बी का क्या हुआ, 2 हो गया, सी का क्या हुआ, 3 और डी का 4 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर से हमारे पास क्या होता है कि मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर हार्मोन दिया हुआ, देखो यहाँ पे हार्मोन दिया हुआ, यहाँ पे एक्शन दिया है, हार्मोन का एक्शन। एडीएच क्या करता है, एडीएच क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, कहाँ से, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट। बिल्कुल सही बात है, तो ए का क्या हुआ, 1 हो गया।
एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन देखो क्या कहता है कि Na प्लस एंड इनहेंस Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन इन DCT, Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन कराता है DCT से। तो B का क्या होगा दोस्तों? B का हो गया 2। ANF के बारे में आप जानते हो कि BP डिक्रीज कराता है, इनहिबिट रेनिन रिलीज एंड डिक्रीज BP। आप जानते हो रास का एंटागोनिस्ट है तो रेनिन के रिलीज को इनहिबिट ही करेगा। तो ANF C का क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। वही मैं बात करूँ दोस्तों यदि डी का रेनिन के बारे में, कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन 1, बिल्कुल सही बात है, तो डी का 4 हो जाएगा। ओके, तो एक्चुअल में आप एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनाए गए और एनसीईआरटी में ही हर एक लाइन में मेंशन है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो और देखो डूडू कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, आगे बात करो, क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि मैच द एक्सक्रीटरी ऑर्गन विद देयर रेस्पेक्टिव एनिमल्स। ओके, ये क्या कॉलम 1 के अंदर ऑर्गन दिया है, कॉलम 2 के अंदर एनिमल्स और ग्रुप दिया है। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? बिल्कुल सही बात है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का। तो ए का क्या होगा? 1 हो गया। नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है? एनिलिडा के अंदर पाई जाती है, बी का 2 हो गया। मेल्फिगेंटिवल्स कहाँ पाई जाती है? इंसेक्ट के पाई जाती है, सी का 3 हो गया। ग्रीन ग्लैंड कहाँ आता है? क्रिस्टेशियन, जैसे कि क्या हुआ आर्थ्रोपोडा, क्रिस्टेशियस में पाई जाती है, डी का 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। ओके, समझ में आया? ये भी क्या एनसीईआरटी के से ही बनाया गया क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से बनाया गया, ध्यान रखें। देखो कॉलम 1 के अंदर डिसऑर्डर दिया है, कॉलम 2 के अंदर उसका फीचर्स दिया हुआ। यूरेमिया के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। यूरेमिया के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो ए के क्या होगा? 1 हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि एडीएच का डेफिशिएंसी होती है, एडीएच का डेफिशिएंसी होती है, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बार बार टॉयलेट होता है, पॉलीयूरिया बोलते हैं अपन उसको। बी का क्या होगा? 2। सी के डायबिटीज मेलाइटस के क्या होता है कि यूरिन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज की प्रेजेंस हो जाती है, तो सी के क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रीनल कैल्कुलाई क्या होती है? एनसीईआरटी का डिसऑर्डर वैसा है, स्टोन बन जाता है या ऑक्सैलेट का सॉल्ट का इनसोल्युबल सॉल्ट हो जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करें तब आप बुक को पढ़े एनसीईआरटी को। क्वेश्चन नंबर 34 को बोलते हैं ऊपर यूरेमिया, वो तो मैंने एक कॉपी कर दिया यार। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर कॉलम 1 का कुछ टेस्ट दिया है, कॉलम 2 के अंदर उसका डायग्नोसिस दिया है, और इन्युलिन क्लियरेंस गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर जीएफआर। इन्युलिन जो होता है, इन्युलिन का क्लियरेंस होता है, ये क्या होता है? वो जीएफआर को इंडिकेट करते हैं। भाई साहब यदि इसका टेस्ट करोगे तो जीएफआर का गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब टेस्ट है। ओके, क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है? ये क्या होता है? एंडोजिनस मार्कर या अप्रोक्सीमेटली जीएफआर को भी क्या होता है? ये इक्विवेलेंट होती है, इसलिए अपन बोलते हैं बी का 2 लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यदि सी की बात करें, यूरिया क्लियरेंस के बारे में, रफ एस्टिमेशन ऑफ रीनल फंक्शन, यूरिया के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? रीनल फंक्शन को एस्टिमेट कर सकते हो। उसके बाद पीएएच क्लियरेंस क्या होता है? ये कहता है पीएच क्लियरेंस के थ्रू क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो को आप पीएएच के थ्रू डिसाइड कर सकते हो, तो डी का 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन है। अब देखो क्या होता है कि पेज नंबर 3 से 6 से हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, इसके अंदर डिसऑर्डर दिया है और फीचर दिया है। ये क्या होता है? अब अभी आप इस क्वेश्चन को अब देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी हो रही है। जब दोस्तों यदि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होने लगी, तो यूरेमिया तो अभी इस क्वेश्चन को आप कर लेना यार, ये भी क्या है, भी कर लेना यार। हाँ, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर एफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है? ब्रिंग ब्लड टू ग्लोमेरुलस, जो क्या होती है इसको ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? रीनल बोमेंस कैप्सूल हुआ, एफरेंट हुआ, एक कुछ बना ईफ्रेंट निकली थी, यहाँ से ब्लड आता है, तो एफरेंट क्या करती है? ब्लड को लाती है, ईफ्रेंट ब्लड को ले जाती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या होते हैं? सराउंड करते हैं पीसीटी एंड डीसीटी को। अच्छा, वासर एक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म को क्या करती है? हेल्प करती है। तो इससे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा। ओके, आगे दोस्तों बात करें, एक्चुअल में देखो ये भी क्या है? ये क्या है? बेसिकली एनसीईआरटी के अंतर्गत ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई बात दिक्कत नहीं। ये भी क्या है? हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज में भी समझा दिया, आप मैच करा के क्वेश्चन का आंसर देखना। उसके बाद देखो हमने क्या किया, एनसीईआरटी की कुछ लाइनें से हमने फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन बनाई है। तो प्लीज़ यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ें, और एनसीईआरटी पढ़ के क्या करें? इसको फिल करें। जैसे कि बोलो द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी क्या होती है? इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इस किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन हैज नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। इस तरह से आप क्या बोल सकते हैं? इसको क्या करते हैं? इसको फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने क्या किया? इस तरह से हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। इसके अंदर आप क्वेश्चन दे दिए हैं। देखो इस क्वेश्चन, इस पीडीएफ को आपको कहाँ मिलेगा?
धनंजय यादव एम्स करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ से और भी क्या मिलेगी, क्या हो दोस्तों, और भी आपको मतलब क्वेश्चन मिल सकती है जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, लगभग 1 घंटा का हमने सेशन दिया। दोस्तों हमारा ये फोकस है, हमारा ये मानना है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है, क्योंकि आप एनसीईआरटी अभी तक बहुत बार पढ़ लिए होंगे, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है उस डाउट को क्या करें, नोट करें, तब उस एनसीईआरटी के अंदर ढूंढना कोशिश करें कि कहाँ वो मेंशन है, हमको क्या याद नहीं है, क्या नहीं याद है। इस तरह से आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को याद कर सकते हैं और आशा करता हूँ आपको समझने में बहुत ही सहूलियत मिली होगी, आसानी से समझ गए होंगे, आपको कुछ कंसेप्ट डेवलप हुए होंगे। यदि कंसेप्ट डेवलप होता है एंड थोड़ी सी भी आपको क्या हुआ, थोड़ी सी आपको बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें, प्लीज़ डू इट। थैंक यू।